आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्ब, जिसका अर्थ होता है कोई भी काम। परिभाषा अगर हम करें तो वो होती है कि जैसे जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। अर्थात वह शब्द जिनसे कोई भी काम उसके या तो करने का या उसके होने का हमें पता चलता है या ज्ञान होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, खेलना, पढ़ना आदि, ये सभी क्या है, ये हमारी क्या है, क्रियाएं होती है। जैसे हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मोहन खाता है, तो यहाँ पर खाता है क्या है, क्रिया, अर्थात वह कुछ काम कर रहा है ना, काम अर्थात क्रिया है ना। तो यहाँ पर खाना क्या है, काम हुआ। ऐसे ही हम दिन भर में कई काम करते हैं, जैसे खेलने का, सोने का, पढ़ने का, लिखने का, दौड़ने का, भागने का। ऐसे जो भी हम काम करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है ना। जैसे हम एग्जाम्पल है कि मोहन पत्र लिखता है, तो यहाँ पर लिखता है क्या है, हमारी क्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं हमारी क्रिया का निर्माण कैसे होता है। जो क्रिया है उसका मूल रूप क्या है, धातु कहलाता है। जो क्रिया है उसका मूल रूप क्या कहलाता है, धातु, है ना। और धातु के अंदर ना जुड़ने पर, उसमें ना जुड़ने पर क्या है, क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अर्थात जो क्रिया होती है ना, उसका मूल रूप हम उसे धातु कहते हैं। और जब उस धातु के अंदर हम ना जोड़ देते हैं तो हमारी क्या है, क्रिया बन जाती है। जैसे हमारी मूल धातु होती है पढ़, है ना। अब उसमें हम अगर ना जोड़ दें तो क्या बन जाता है, पढ़ना। ऐसे ही हमारी धातु होती है हंस, अगर उसमें हम ना जोड़ देते हैं तो बन जाता है हंसना। यहाँ पर पढ़ना, हंसना, चलना, देखना, ये क्या है, हमारी क्रिया। लेकिन ये जो पढ़, हंस, चल, देख, ये शब्द क्या होते हैं, हमारे धातु। इनसे ही हमारी क्रिया बनती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द है। विकारी अर्थात परिवर्तनशील शब्द है। जो क्रिया है वो लिंग, रूप, वचन आदि के अनुसार क्या है, ये अपना आकार बदलते हैं। जैसे इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, हम विकारी शब्द कहते हैं। क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग, वचन, पुरुष, वाच्य आदि के अनुसार क्या है, बदलते रहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि मोहन खाना खा रहा है, और यहाँ पर दूसरा क्या है कि मुग्धा खाना खा रही है। यहाँ पर जो हमारी क्रिया है खा रहा है, और यहाँ पर हमारी जो क्रिया है खा रही है, वह क्या है, लिंग की वजह से चेंज हो गई। कि मोहन तो क्या है, यहाँ पर पुल्लिंग है, और मुग्धा क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो इस वजह से जो हमारी क्रिया है लिंग के कारण क्या है, यहाँ पर चेंज हो गई। रहा का क्या हो गया, यहाँ पर रही हो गया। तो ऐसे ही घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े दौड़ रहे हैं, इसमें हमारी क्रिया है दौड़ रहा है और दौड़ रहे हैं। ये भी क्या है, वचन के कारण चेंज हो गया। कि यहाँ पे घोड़ा था क्या, एक वचन था, इसलिए यहाँ पर आया घोड़ा दौड़ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर शब्द आया दौड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर घोड़े अर्थात हमारा बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या आ गया, दौड़ रहे हैं। तो हमारी जो क्रिया है वह क्या है, एक विकारी शब्द है जो लिंग, वचन, पुरुष, वाच्य आदि के अनुसार बदलती रहती है। अब इसके बाद में आगे क्या कहता है कि हिंदी में मूल धातु के अतिरिक्त, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था हंस, देख, है ना, लिख, पढ़, ये जो मूल धातुएं होती है इनके अतिरिक्त भी क्या है, संज्ञा और विशेषण से भी क्रिया का निर्माण होता है। कि जो क्रिया है उसका निर्माण सिर्फ धातु से ही नहीं होता, उसका निर्माण संज्ञा और विशेषण से भी होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, संज्ञा से शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे हाथ, हाथ क्या है, हमारा यहाँ पर संज्ञा शब्द है। इससे हमारा जो क्रिया है वो क्या बन जाएगी, हथियाना, है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने मेरा घोड़ा हथिया लिया, तो यहाँ पर हथियाना क्या हुआ, हमारी क्रिया हुई। लेकिन वह किससे बनी है, संज्ञा, हाथ से बनी हुई है। ऐसे ही अदर एग्जाम्पल है फटकार, है ना, इससे हमारी क्रिया बनती है फटकारना। फटकार शब्द क्या है, फटकार अर्थात किसी को डांट लगाना। फटकार शब्द क्या होता है, संज्ञा। लेकिन इससे जो हमारी क्रिया है फटकारना, वह बनी हुई है ना। जैसे वह अपने बड़े भाई को फटकारता है, तो यहाँ पर ये जो फटकारना शब्द है वो संज्ञा शब्द से बना हुआ है। ऐसे ही ये एक विशेषण जो है, हमारी विशेषण से भी क्रियाएं बनती है। जैसे मोटा, मोटा शब्द क्या है, एक विशेषण शब्द होता है, क्योंकि ये किसी चीज़ की विशेषता बताता है ना, कि वह आदमी तो बहुत मोटा है, तो मोटा शब्द यहाँ पर विशेषता बता रहा है। लेकिन विशेषण, ये जो हमारा विशेषण है, इससे भी हमारी क्रिया बनती है कि मुटाना। इससे हमारी क्रिया क्या बन गई, कि मुटाना। और ऐसे ही हमारे जो विशेषण शब्द है गर्म,
इससे भी हमारी क्रिया बनती है गरमाना। तो इसी तरह क्या होता है कि हिंदी में मूल धातु के अतिरिक्त भी संज्ञा और विशेषण का निर्माण होता है, कि हिंदी में जो मूल धातु है उसके अतिरिक्त भी संज्ञा और विशेषण से भी क्रिया का निर्माण किया जाता है। क्रिया के निर्माण के बाद में आता है हमारा टॉपिक क्रिया के भेद। क्रिया के भेद होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो क्रिया के भेद होते हैं जो कर्म के आधार पर होते हैं, और एक क्रियाओं के भेद किए जाते हैं उनकी रचना और उनके प्रयोग के आधार पर। कि एक तो क्रिया के भेद किसके आधार पर, उनके कर्म के आधार पर किया जाता है, और एक उनके रचना और प्रयोग के आधार पर किया जाता है। कर्म के आधार पर क्रियाओं के दो भेद होते हैं, पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। जैसे नाम से ही पता चलता है अकर्मक अर्थात जिसमें कर्म नहीं हो, जिसमें कर्म क्या हो, नहीं हो, अर्थात नहीं हो, और सकर्मक अर्थात जिसमें कर्म हो, जो कर्म के साथ में हो वह क्रिया। अर्थात ऐसे शब्द जिसमें कर्म नहीं होते वह अकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के भी दो भाग होते हैं, पहला पूर्ण अकर्मक और दूसरा अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक अर्थात जिसमें पूर्णता के लिए कर्ता का संबंध किसी अन्य शब्द की आवश्यकता होती है। अर्थात जैसे हम कह सकते हैं किसी भी क्रिया को पूर्ण करने के लिए कर्ता को किसी अन्य शब्द की आवश्यकता होती है, जैसे पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, वहाँ पर क्या होता है अपूर्ण अकर्मक। और पूर्ण अकर्मक के अंदर क्या होता है कि कर्म की पूर्ण जो क्रिया है वो बिना कर्म के पूर्ण अर्थ ही प्रकट करती है। मतलब जहाँ पर कर्म भी नहीं होता, कोई पूरक शब्द भी नहीं होता, सिर्फ कर्ता और क्रिया ही होती है, वहाँ पर क्या होता है पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल है बच्चा रो रहा है ना, या तुम पढ़ो, तुम कौन हुआ कर्ता, और पढ़ो क्या हुई हमारी क्रिया। बस फिर भी हमारा सेंटेंस क्या है कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा हो गया पूर्ण अकर्मक। और अपूर्ण अकर्मक जैसे महान बहुत तेज निकला, है ना, इसके अंदर क्या है जो तेज शब्द है उसकी आवश्यकता होती है। महान तो क्या हुआ हमारा कर्ता, और निकला शब्द क्या हुआ हमारी क्रिया। फिर भी इसमें जैसे महान निकला, है ना, क्या निकला पता नहीं चल रहा ना, तो इसमें तेज शब्द हमने पूरक शब्द लगाया तेज, है ना, तो इससे हमारी क्या हुई हमें पता चलता है ये है अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। फिर बाद में आता है सकर्मक के भी भेद। सकर्मक के तीन भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। एक कर्मक अर्थात जिसमें एक ही कर्म हो, सकर्मक है अर्थात कम तो होगा ही। जिस वाक्य में सिर्फ एक ही कर्म होता है वह अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में कर्म होते हुए भी हमें किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता पड़ती है वहाँ होता है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। चलिए इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अकर्मक क्रिया। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो तथा क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता ही पर ही पड़े तो वहाँ क्या है अकर्मक क्रिया होती है। जैसे रमा सोती है ना, यहाँ पर क्रिया का क्या है कर्म नहीं है, क्रिया के साथ में क्या है कर्म नहीं है, जो क्रिया है उसके साथ में कर्म की क्या है आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर। और जो क्रिया का व्यापार और फल दोनों क्या है कर्ता ही पड़ रहा है ना, जो भी क्रिया हो रही है उसका प्रभाव क्या है हमारे कर्ता पर पड़ रहा है, तब यहाँ पर क्या है अकर्मक क्रिया है। जैसे क्या है रमा सोती है, यहाँ पर सोना हमारी क्या है क्रिया, है ना, और रमा क्या है हमारी कर्ता। तो इस तरह क्या है हमारी जो सेंटेंस है कंप्लीट हो गया, है ना। इसमें क्या है कर्म नहीं है तो यह क्या हुई अकर्मक क्रिया। ऐसे दूसरा एग्जांपल है सीता हंसती है, राधा खेलती है। तो हंसती है खेलती है, इनका दोनों का हंसती है, कौन हंसती है सीता हंसती है ना, तो ये क्या है कर्ता काम को करने वाली। ऐसे ही राधा क्या है खेलने वाली, ये भी हमारी कर्ता। तो इस तरह ये क्या है अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण है। इसके बाद में आता है अकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया के जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था दो भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। सबसे पहला पूर्ण अकर्मक कि जो क्रिया बिना कर्म के ही पूर्ण अर्थ प्रकट करती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि ऐसी क्रिया जो बिना कर्म के ही हमें पूर्ण अर्थ प्रकट करती है, अर्थात ऐसी क्रिया ऐसा वाक्य जिसमें कोई कर्म न हो फिर भी क्या है वाक्य कंप्लीट हो जाए, वह क्या है अपूर्ण अकर्मक कहलाती है। इसमें क्या है कर्ता की दशा गति आने का बोध होता है, उसे ही हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है बच्चा रो रहा है, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें क्या है हमें कर्म की आवश्यकता नहीं है ना, कर्म या किसी भी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं है, हमारा सेंटेंस क्या है कंप्लीट हो जाता है। हमें पूरा अर्थ समझ में आता है कि बच्चा जो है रोने लग रहा है बस।
और ऐसी अदर एग्जाम्पल है, देवेंद्र हंस रहा है, इसमें ओनली कर्ता है और क्रिया है ना। हंस रहा है हमारी क्रिया है, रो रहा है हमारी क्रिया है। ऐसे बच्चा और देवेंद्र हमारा क्या है, कर्ता। तो यह क्या है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। इसके बाद में हमारा आता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, कि जिन क्रियाओं की पूर्णता के लिए कर्ता के संबंध रखने वाले किसी अन्य शब्द की आवश्यकता होती है। अर्थात वह क्रियाएं जिनकी पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द की आवश्यकता पड़ती है हमें, है ना। अर्थात जिसमें कर्म तो नहीं होता, अकर्मक है तो कर्म तो होगा ही नहीं उसके अंदर, लेकिन फिर भी हमें किसी अन्य शब्द की आवश्यकता पड़ती है, तो वह क्या होता है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे महान बहुत तेज निकला, है ना। इसमें महान शब्द क्या है, हमारा कर्ता, निकला शब्द हमारी क्रिया, है ना। बहुत तेज क्या है, अन्य शब्द है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें आवश्यक है ना। नहीं तो हम बोलेंगे महान निकला, क्या निकला, कुछ अर्थ समझ में नहीं आया ना इस वाक्य का। तो इस वजह से हमारा क्या है, ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें हमें अन्य सहायक शब्द की आवश्यकता है, बहुत तेज। तो ये हमारी अपूर्ण अकर्मक क्रिया हुई। इसके बाद में हमारी आती है सकर्मक क्रिया। देखिए क्या लिखा है कि जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। अर्थात वह क्रियाएं जिनके व्यापार या कार्य का फल क्या है, कर्ता पर न पड़ के किस पे पड़ता है, कर्म पे, है ना। सकर्मक क्रिया है तो कर्म तो होगा ही, तो क्रियाओं का फल किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, सुरेश पुस्तक पढ़ता है। ऐसे ही बच्चों ने बंदरों को मारा, बच्चा दूध पीता है। यहाँ पर हमारी क्रिया है, पहले वाक्य में हमारी क्रिया क्या है, पढ़ता है ना। तो हमें पता चल रहा है ना, ये पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तकों पर पड़ रहा है ना। सुरेश तो क्या है, कर्ता, सुरेश हमारा है कर्ता, पढ़ता है हमारी क्या है, क्रिया, और पुस्तक हमारा शब्द क्या हो गया, कर्म। वह क्या पढ़ता है ना, पुस्तक पढ़ता है। ऐसे ही बच्चों ने बंदरों को मारा, तो मारा शब्द हमारी क्या है, क्रिया, और ऐसे ही बच्चे शब्द क्या है, हमारी कर्ता। तो किसको मारा, बंदरों को मारा, तो बंदरों हमारा बच्चा दूध पीता है, तो इसमें जो दूध शब्द है वह है हमारा कर्म। तो इन तीनों शब्दों में क्या है, कर्म आया है, इस वजह से यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसके बाद में एग्जाम्पल नेक्स्ट आता है कि सकर्मक क्रिया के भेद। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं, पूर्ण एककर्मक, पूर्ण द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक, है ना। इन्हें एककर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो एक कर्मक है, जिसे नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या है, एक कर्म होगा, है ना। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें एक कर्म हो वह पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे जिन क्रियाओं का वाक्य में एक ही कर्म होता है उन्हें पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर पढ़ी हमारी क्रिया, मोहन हमारा कर्ता, ये पुस्तक शब्द क्या है, कर्म, है ना। हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है, हमारा जो अर्थ हमें देना है वह हमें समझ में आता है, तो यह सेंटेंस क्या है, पूर्ण एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, कि वाक्य में जिन क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं, द्विकर्मक अर्थात 2 कर्म, है ना। तो वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे शीला ने मुन्नी को पुस्तक दी, यहाँ पर हमारी क्रिया हो गई, क्या दी, पुस्तक दी, है ना। और किसको दी, मुन्नी को दी, तो यहाँ पर कर्म क्या है, 2 है, तो ये हमारी द्विकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। ऐसे ही दूसरा हमारा आता है कि माता बच्चे को दूध पिलाती है, तो पिलाती है हमारी क्या है, क्रिया, है ना। क्या पिलाती है, दूध पिलाती है ना। किसको पिलाती है, बच्चे को पिलाती है, तो ये हमारे यहाँ पर 2 कर्म है, बच्चे को और दूध, तो ये हमारी द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ। द्विकर्मक क्रिया में एक चीज़ क्या होती है कि 2 कर्म होते हैं। चलिए ये तो हमें समझ में आ गया कि इसमें 2 कर्म होते हैं। इसमें कर्म होता कैसे है, एक तो कर्म होता है प्राणीवाचक, अर्थात एक चीज़ तो क्या होगी, हमारी लिविंग थिंग होगी, अर्थात कोई भी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का, किसी भी व्यक्ति या प्राणी का नाम होगा। और दूसरा कर्म क्या होगा, जो होगा निर्जीव होगा, ठीक है, समझ में आया। इसमें जो एक कर्म होगा वो तो क्या है, प्राणीवाचक होगा, और जो दूसरा कर्म होगा वो क्या होगा, निर्जीव होगा, अर्थात वह कोई भी सजीव वस्तु नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे इसमें है मुन्नी को, ये तो क्या हो गया, हमारा प्राणीवाचक, है ना, क्योंकि ये तो सजीव है मुन्नी, और पुस्तक हमारी क्या है, निर्जीव वस्तु है। और ऐसे ही बच्चा क्या है, प्राणीवाचक, और दूध क्या है, निर्जीव वस्तु। तो ये हमारी पूर्ण द्विकर्मक क्रिया हुई। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा एग्जाम्पल आता है कि अपूर्ण सकर्मक क्रिया, है ना। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, जो हमारा सकर्मक क्रिया का तीसरा भेद है,
चलिए देखते हैं। ये वे क्रियाएं होती है कि जिनमें कर्म के रहते हुए भी कर्म की किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है। मतलब जहाँ पर कर्म होता है लेकिन फिर भी क्या है, हमें किसी अन्य शब्द की आवश्यकता होती है, नहीं तो क्या होगा, हमारा जो अर्थ है वह अपूर्ण रह जाता है ना। तो वह हमारी अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल है, हरि रवि को मूर्ख समझता है। समझता है, किसको समझता है? रवि को समझता है। तो ये हमारा ये तो क्या है, कर्म है ना। समझना क्या है, हमारी यहाँ पर क्रिया है, और हरि क्या है, हमारा कर्ता है। फिर भी क्या है, मूर्ख शब्द की हमें आवश्यकता होगी, नहीं तो मूर्ख शब्द नहीं होता तो शब्द बनता हरि रवि को समझता है। पूरा अर्थ समझ में नहीं आता ना हमें, फिर भी हमें क्या है, एक पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। तो बस ऐसे ही शब्द कुछ हमारे अपूर्ण सकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। अगर यहाँ पर मूर्ख, यहाँ है मूर्ख का संबंध क्या है, रवि कर्म से है, तो इसी से हमें यह जो है कर्म पूरक इसे हम कहते हैं। जैसे ऐसे कुछ शब्द आते हैं उन्हें हम कर्म पूरक भी कहते हैं। अब इसके बाद में आता है हमारी कर्म की पहचान। अब जैसे हमने ये पढ़ लिया हमारे पूर्ण, अब ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को कर्म के अनुसार पहचान नहीं आई होगी कि कर्म को पहचानते कैसे हैं। तो चलिए ये भी समझते हैं कर्म को पहचानना कैसे है, कि क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर हम प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही क्या है, हमारी कर्म होता है। कि जब भी हम क्रिया के साथ में क्या, किसे या किसको शब्द लगाते हैं, किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो हमारा उत्तर आता है वही क्या है, हमारा कर्म होता है। जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि राधा आम खाती है। यहाँ पर हमारी क्रिया है खाती है, इसके साथ में हम लगाएंगे क्या, कि क्या खाती है, राधा क्या खाती है, तो हमारा उत्तर क्या आता है, आम। तो ये हमारा आम क्या है, कर्म हुआ। और यह किसका एग्जाम्पल हुआ, सकर्मक क्रिया का, क्योंकि इसमें क्या है, कर्म है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, रामू हंस रहा है। तो क्या हंस रहा है, या किसे हंस रहा है, या किसको हंस रहा है, उत्तर नहीं आता ना कि रामू क्या हंस रहा है, किसे हंस रहा है, या किसको हंस रहा है। तो ये हमारी क्या है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ। ये तो ऊपर वाला था हमारा सकर्मक क्रिया का, ये नीचे वाला है अकर्मक क्रिया का। इसी बार दूसरा एग्जाम्पल है कि हेमलता भजन गाती है। गाती है, क्या गाती है, भजन गाती है। उत्तर हमें मिल रहा है ना, तो भजन क्या है, हमारा कर्म। तो ये हमारी क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कि कुसुम निबंध लिखती है। लिखती है हमारी क्रिया, इसके साथ में हम लगाएंगे क्या, किसे या किसको, क्या लगाएंगे, क्या लिखती है, क्या लिखती है, निबंध लिखती है ना। हमें हमारा उत्तर मिल रहा है ना प्रश्न का कि क्या लिखती है वह, कुसुम क्या लिखती है। तो ये हमारी क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। ऐसे ही कुत्ता मर गया, मर गया है ना, किसे मर गया, किसको मर गया, आंसर समझ में नहीं है। कुत्ता तो क्या है, मरने वाला करता है हमारा, है ना। तो ये हमारी क्या है, अकर्मक क्रिया। ऐसे ही पिताजी सो रहे हैं, सो रहे हैं, क्या सो रहे हैं, या किसे सो रहे हैं, किसको सो रहे हैं, आंसर नहीं मिल रहा। तो ये हमारी क्या है, अकर्मक क्रिया। ऐसे ही मैं वहाँ नहीं आ सकूँगा। क्रिया के साथ में हम क्या, किसे या किसको लगाकर हमारा कुछ आंसर आता है, सकूँगा, क्या सकूँगा, या किसे सकूँगा, नहीं आंसर आ रहा। तो ये क्या है, हमारी अकर्मक क्रिया। ऐसे ही बच्चे शाम को मैदान में खेलते हैं, है ना, खेलते हैं, क्या खेलते हैं, पता चल रहा है हमें यहाँ पर, नहीं पता चल रहा ना कि क्या खेलते हैं बस। तो ये भी हमारी क्या है, अकर्मक क्रिया। ऐसे ही आगे एग्जाम्पल है कि बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। तो खेलते हैं, क्या खेलते हैं, पता चल रहा है ना कि फुटबॉल खेलते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। ऐसे ही है, वह इसी विद्यालय में पढ़ता है। पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पता चल रहा है, या किससे पढ़ता है, या किसको पढ़ता है, नहीं पता चल रहा ना। तो ये हमारी क्या है, अकर्मक क्रिया। ऐसे ही राधा भजन सुना रही है। सुना रही है, क्या सुना रही है, भजन सुना रही है। तो ये हमारी हो गई सकर्मक क्रिया। ऐसे ही राजेश पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये हमारी हो गई सकर्मक क्रिया। आई होप इसके बाद में आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करना आ गया होगा। मुख्य क्रिया, किसी कार्य के करने या होने का बोध एक पद में कराने वाले शब्दों को हम मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य अर्थात मेन क्रिया, मेन वर्ब, है ना, कि जो कार्य के करने या होने का बोध एक ही पद में कराए उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, श्रुति ने पत्र पढ़ा। ऐसे ही मधु गई, शिक्षिका आई, विवेक हंसा। इसमें पढ़ा, गई, आई, हंसा आदि सब क्या है, हमारी मुख्य क्रियाएं हैं। क्वेश्चन ये आता है कि आपकी मुख्य क्रिया का निर्धारण कैसे करें, कैसे पता चलेगी ये हमारी वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है। मुख्य क्रियाओं का निर्धारण करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला,
कर्ता या कर्म के मुख्य व्यापार को देखकर, कि जो मुख्य क्रिया का निर्धारण किस तरह से होता है कि कर्ता और जो हमारा कर्म है उसका जो मुख्य व्यापार है उसको देखा जाता है। क्रिया के पद के अर्थ को देखा जाता है। और ऐसे ही प्राय मुख्य क्रिया है जो अन्य क्रियाओं की क्या है पहले आती है, मतलब मुख्य क्रिया है मेन वर्ब होती है जो अन्य सहायक क्रिया है उनसे पहले आती है। सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के बाद में आती है। ओके, इन सब बातों का ध्यान में रख के हम मुख्य क्रियाओं का निर्धारण कर सकते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि माधव स्कूल से चल चुका होगा। यहाँ पर जो माधव है वो हमारा क्या है कर्ता। इसकी मुख्य क्रिया क्या है चलना। माधव काम क्या कर रहा है चलने का, है ना। और ये जो चलना शब्द है अर्थात चल जो हमारा शब्द है वह बाकी क्रियाओं से क्या है पहले भी आया है। इस तरह ये जो हमारा चल शब्द है ये हमारी मुख्य क्रिया है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है कि सांड प्राय घूमते हुए चला आता है ना। इसमें जो सांड है वो हमारा क्या है कर्ता। इसका काम क्या है घूमने का, है ना। जो सांड है वो घूमने का काम करता है और यह बाकी क्रियाओं से जो घूमते शब्द है वह बाकी क्रियाओं से पहले आया है। इस वजह से ये हमारी क्या है मुख्य क्रिया है। ऐसे ही तब मैं पाठ याद कर रहा हूँगा, है ना। तो इसमें जो मैं है वो हमारा कर्ता है और जो काम वो क्या कर रहा है याद करने का वह काम कर रहा है। और यह जो याद शब्द है वह बाकी क्रियाओं से पहले आया है। लेकिन इस याद में कर शब्द लगाने से ही क्या है ये हमारी क्रिया बनी है। याद कर, इसी से हमारी जो क्रिया है याद करने की क्रिया हमारी बनी हुई है। तो जो याद करना है ये हमारी इसमें मुख्य क्रिया हुई। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अब गाड़ी को धक्का दिया जा सकता है ना। इसमें जो ये जाना शब्द है जा भी हमारी मुख्य क्रिया है जो बाकी क्रियाओं से पहले आई है। इसके बाद में हमारी आती है सहायक क्रिया, कि मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को हम क्या कहते हैं सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक अर्थात हेल्पिंग वर्ब, है ना। जो मेन वर्ब की सहायता करती है वही हमारी सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल है कि बरखा ने चित्र बनाया था। इसमें जो शब्द है बनाया था, इसमें जो बनाया शब्द है वह हमारी क्या है मुख्य क्रिया और ये जो था है वह हमारी है सहायक क्रिया, क्योंकि है इसकी सहायता कर रही है। ऐसे ही उषा ने पुस्तक लिखी है। इसमें जो लिखी शब्द है वे हमारी मुख्य क्रिया है और है शब्द है वो क्या है हमारी सहायक क्रिया है, जो हमें काल के बारे में बता रही है कि यह कार्य कौन से काल में हुआ है, ये जो क्रिया है वह कौन से समय में हुई है। साधारण क्रिया के बाद में आता है प्रयोग, रचना या अन्य आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग, रचना और क्रिया के आधार पर क्रिया के अन्य 10 भेद होते हैं, जिसमें पहला नंबर आता है सामान्य क्रिया, दूसरा आता है संयुक्त क्रिया, तीसरे नंबर आता है नाम धातु क्रिया, चौथे नंबर प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया, छठा तात्कालिक क्रिया, सातवां यौगिक क्रिया, आठवां आज्ञार्थक क्रिया और नौवां सजातीय क्रिया और 10वां लास्ट कृदंत क्रिया। चलिए इन्हें लाइन से पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा है सामान्य क्रिया। कहता है कि जिस वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक ही क्रिया हो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी बाजार गए। इस वाक्य में क्या है यहाँ पर एक ही क्रिया दी गई है कि गए। यहाँ पर जो गया शब्द है वह एक क्रिया के बारे में बता रहा है। यहाँ पर जाने का एक ही काम हुआ है तो यह सामान्य क्रिया हुई हमारी। इसके बाद में आती है संयुक्त क्रिया, कि जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। कि अर्थात ऐसी क्रिया जो दो या दो से अधिक भिन्न आर्थक अर्थात भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। अर्थात इसमें क्रियाएं ऐसी होती है जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती फिर भी वह एक दूसरे से मिलकर बनती है। जैसे एग्जाम्पल है मनीषा ने मिठाई खा ली होगी। इसमें देखो इस वाक्य में 3 क्रियाएं हैं, एक तो खाना, एक लेना और एक होना, है ना। तीनों ही क्या है भिन्न अर्थ है अर्थात भिन्नार्थक है और ये तीनों के मेल से एक क्रिया बनी है कि खा ली होगी। यह मेल से बनी हुई एक क्रिया है तो यह क्या है हमारा संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल है। इसी तरह राम पढ़ चुका होगा। इसमें भी हमारी अलग अलग क्रियाएं हैं, एक तो पढ़ना और एक चुका, है ना, या चूकना या है होना। तो इसमें भी 3 क्रियाएं हैं, पढ़ना, चूकना और होना। तो यह भी 3 क्रियाओं के मेल से बनी है जो तीनों ही क्रियाएं क्या है भिन्नार्थक है, भिन्न अर्थ रखती है। इसके बाद में हमारी आती है नाम धातु क्रिया, कि जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में धातु की तरह प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो क्रियाएं हैं वो ओनली धातु से नहीं बनती, वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से भी
विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर भी बनाई जाती है। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया गरमाना, जो गर्म शब्द है उससे हमारी बनी है, जो गर्म हमारा संज्ञा शब्द है उससे बनी है गरमाना। वैसे ही लतियाना, अपनाना, जो सर्वनाम शब्द है अपना, उससे बनी है। इससे और एग्जाम्पल भी हैं, ठगना, बतियाना, मुटियाना, चिकनाना, बड़बड़ाना, हिनहिनाना, नरमाना, अंगड़ाना, लजाना, रंगाना, दोहराना आदि क्या है, हमारी नाम धातु क्रिया के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो क्रिया आती है वो है प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। जैसे एक नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रेरणार्थक अर्थात जो किसी प्रेरणा से, जो प्रेरणा का अर्थ देती है। प्रेरणार्थक क्रिया कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाए तब वहाँ पर जो क्रिया होती है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कि अर्थात कार्य को करने वाला स्वयं काम न करके किसी दूसरे से करवाता है ना, तब वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे सिंपल क्रिया होती है खाना, तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या बन जाएगी, खिलाना, अर्थात किसी दूसरे को खिलाना, है ना। यहाँ पर स्वयं वह खुद ने खाकर किसी दूसरे से खिलवा रहा है अपने आप को। जैसे रमा है, रमा भाई को खाना खिलाती है, यहाँ पर भाई है वो खुद खाना न खाकर किससे खिलाती, किससे खा रहा है, रमा से खा रहा है। ऐसे ही बोलना जो हमारी सामान्य क्रिया है उसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या बनती है, बुलवाना, कि पुलिस ने उससे सब कुछ बुलवा लिया, है ना। पुलिस खुद थोड़ा बोल रही है, उसने किसी दूसरे से बुलवा लिया। ऐसे ही शब्द है लिखना, इससे बने वाली प्रेरणार्थक क्रिया बनी है लिखवाना, कि केशव ने मोहन से पत्र लिखवाया। अभी आगे क्या कहता है कि प्रेरणार्थक क्रिया के भी क्या है, दो भेद होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक और एक द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है कि कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है, अर्थात कर्ता स्वयं ही है वह दूसरों को प्रेरणा देता है। कि जैसे माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है ना। यहाँ पर माँ खुद के लिए नहीं लेकिन परिवार के लिए बनाती है, वह यहाँ पर प्रेरक का काम कर रही है, प्रेरणा दे रही है दूसरों को। ऐसे ही जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, यहाँ पर जोकर भी क्या है, स्वयं कार्य न कर, स्वयं क्या है, एक प्रेरक बनकर दूसरों को प्रेरणा, खेल दिखाने की प्रेरणा दे रहा है। इसमें क्या है, नेक्स्ट इसके बाद में आता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या होता है कि कर्ता दूसरे से काम करने की प्रेरणा देता है, कि करता है दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है। कि जैसे माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, इसमें क्या होती है कि जैसे माँ है खुद भोजन न बनाकर क्या है पुत्री से बनवा रही है यहाँ पर, है ना, तो दूसरों से काम करवा रही है। ऐसे ही जोकर सर्कस में हाथी से कर्तव्य करवाता है, कि जोकर है खुद कर्तव्य न करके वो सर्कस से करवाता है, तो यहाँ पर भी जोकर क्या है, हाथी को प्रेरणा देने का काम यहाँ पर कर रहा है। अब इस प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि चलिए इसे और अच्छा डिटेल से समझते हैं कि जैसे मूल क्रिया है, इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनती है। तो जैसे हमारी यहाँ पर मूल क्रिया है उठना, इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या बन जाएगी, उठाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक उठवाना। ऐसे ही मूल क्रिया हमारी उड़ना, इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या बन जाएगी, उड़ाना, और द्वितीय उड़वाना। और ऐसे ही शब्द मूल क्रिया में देना शब्द होता है, जो प्रथम प्रेरणार्थक में क्या बन जाएगा, दिलाना, और द्वितीय में दिलवाना। ऐसे ही शब्द है खाना, इसे प्रथम प्रेरणार्थक में बन जाएगा खिलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में खिलवाना। तो ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हुए। प्रेरणार्थक क्रिया के बाद में हमारी आती है पूर्वकालिक क्रिया, कि जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तब पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कि अर्थात ऐसा वाक्य है जिसमें एक क्रिया समाप्त हो जाने पर दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, तो जो हमारी पहले समाप्त हुई क्रिया है वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे नाम से ही समझ लो कि पूर्वकालिक अर्थात जो पूर्व काल में हुई हो, अर्थात पहले के समय में हो चुकी हो, है ना। जैसे वह खाना खाकर सो गया, इसमें उसने पहला काम किया खाना खाने का, और फिर वह सो गया, तो इसमें हमारी पूर्वकालिक क्रिया क्या हुई, खाकर। ये जो खाकर शब्द है ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया का शब्द है। इसके बाद में एग्जाम्पल है कि वह खेलकर घर आ गया, है ना। इसमें क्या है, पहले वो खेला और फिर वह घर आया, तो इसमें हमारी पूर्वकालिक क्रिया बन जाएगी खेल कर। तो इसमें एक चीज़ क्या होती है कि सामान्य रूप से पूर्वकालिक क्रिया की जो धातुएं होती हैं उनके अंत में क्या है, के, कर या कर के शब्द लगा होता है। कि अर्थात जो भी पूर्वकालिक क्रिया के शब्द होते हैं उनमें लास्ट के अंदर क्या लगा होता है, के, कर या करके जो भी धातु होती है। जैसे यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल में है खा, है ना, इसके बाद में लगा हुआ है ना कर, ऐसे इसके अंदर भी लगा है कर, तो इनमें यह शब्द आते हैं। इसके बाद में जो हमारी क्रिया आती है वह है तात्कालिक क्रिया, है ना, कि जब एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी पूर्ण क्रिया प्रयुक्त होती है तब वहाँ तात्कालिक क्रिया होती है। कि अर्थात
जब एक क्रिया वहाँ पर समाप्त हो जाती है और दूसरी कोई पूर्ण क्रिया प्रयुक्त होती है तब वहाँ पर तात्कालिक क्रिया होती है। अर्थात एक काम वहाँ पर समाप्त हो गया और दूसरा कोई पूरा कार्य वहाँ पर होता है तब वहाँ पर तात्कालिक क्रिया होती है। जैसे शेर देखते ही वह बेहोश हो गया। पहले तो उसने क्या किया, शेर देखा, फिर वह क्या बेहोश हो गया, है ना। यह काम क्या हुआ, तुरंत ही हुआ, तत्काल के अंदर ही हुआ कि देखते ही वह बेहोश हो गया और वह आते ही सो गया, कि जैसे ही वह आया वह जाकर सो गया। तो यह क्या है, तत्काल, कंटिन्यू, इसमें ब्रेक नहीं हुआ है बीच में बिल्कुल भी, है ना। तो तात्कालिक क्रिया है, बिना ब्रेक के जो कार्य होता है, एक काम समाप्त होने के बाद में दूसरा काम होता है, वो भी बिना ब्रेक के, तो वहाँ पर तात्कालिक क्रिया होती है। इसके बाद में हमारी आती है यौगिक क्रिया, कि जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती है और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती है तो वह यौगिक क्रिया कहलाती है। कि जहाँ पर यौगिक है अर्थात दो क्रियाओं का मेल, है ना, जहाँ पर दो क्रियाएं तो एक साथ में आएगी और दोनों ही मिलकर क्या मुख्य क्रिया बन जाती है। जैसे वह सामान रख कर गया, है ना, पहले उसने सामान रखा और फिर गया, तो यहाँ पर दो क्रियाओं के मिलने से बनी है, तो यह यौगिक क्रिया का एग्जाम्पल हुआ। इसके बाद में हमारी जो क्रिया आती है वह है आज्ञार्थक क्रिया। नाम से ही समझो, आज्ञार्थक अर्थात वह क्रिया जिसमें आज्ञा का बोध हो, है ना। जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है वह हमारी आज्ञार्थक क्रिया या विधि क्रिया हमारी कहलाती है। जैसे तुम सब विद्यालय चले जाओ, या आप चाय लीजिए, जरा शांत बैठो, सारे देशवासी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करें। इन चारों वाक्यों में क्या है, या तो किसी को आज्ञा दी जा रही है, या कोई काम करने के लिए अनुमति दी जा रही है, या हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है, तुम सब विद्यालय चले जाओ, इसमें क्या है, आपको आज्ञा दी गई है कि आप सब चले जाओ। तो यहाँ पर जो चले जाओ शब्द है क्या है, आज्ञा देने के लिए यूज़ किया गया है। ऐसे ही आप चाय लीजिए, यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि आप चाय ले लीजिए। ऐसे ही जरा शांत बैठो, है ना, इसमें क्या आपको आज्ञा दी जा रही है कि बैठो, शांत बैठो आप। सारे देशवासी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करें, इसमें आपको क्या है, प्रार्थना की जा रही है, सम्मान करने की प्रार्थना की जा रही है। आज्ञार्थक क्रिया के बाद में नेक्स्ट जो हमारी क्रिया आती है वह है सजातीय क्रिया, है ना। जिस वाक्य में कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होती है वह सजातीय क्रिया कहलाती है। सजातीय अर्थात समान जाति की क्रियाएं, है ना, कि वह क्रिया जो दोनों समान क्रियाएं होती है ना, ऐसी क्रिया जो एक ही धातु से मिलकर बनी हो वह सजातीय क्रिया कहलाती है। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, इसमें जो लड़ाई शब्द है और लड़ी शब्द है वह किससे है, लड़ना शब्द से ही उत्पन्न हुई है। जो लड़ना धातु होती है हमारी, लड़ना काम होता है, उसी से दोनों शब्द बने हैं, लड़ाई और लड़ी। तो यह क्या है, हमारी सजातीय क्रिया कहलाती है। इसके बाद में जो हमारी क्रिया आती है वह है कृदंत क्रिया। कृदंत अर्थात जहाँ पर कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रियाएं बनाई जाती है उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। कृत प्रत्यय जहाँ पर लास्ट में ता शेष रहता है वह हमारे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए चलता, भागता, दौड़ता, हंसता आदि के। जैसे वह चलता है, वह दौड़ता है ना, रामू दूसरों पर हंसता है, तो यह हमारी कृदंत क्रिया के उदाहरण हुए। इसके साथ में हमारी क्रिया के जो उदाहरण है और जो क्रिया के भेद हैं वह समाप्त होते हैं। चलिए इन क्रिया के भेदों को कुछ अन्य उदाहरणों से और अच्छे से ज़्यादा समझते हैं। जैसे पहला हमारा उदाहरण है, आप भी इन्हें पढ़िएगा और मेरे साथ में ट्राई कीजिएगा। चलिए देखते हैं आपको कितनी क्रिया समझ में आई। पहला हमारा एग्जाम्पल है कि उदय ने अनंत को अपनी घड़ी दे दी, है ना, कि उदय ने अनंत को अपनी घड़ी दे दी। अपनों ने अभी तक इतनी क्रियाएं पढ़ी है, 10 क्रियाएं अपनों ने पढ़ी है, तो आप बताइए इनमें से कौन सी क्रिया होगी। दे दी शब्द क्या है, दोनों एक ही धातु से बना है, देना, है ना, दे और दी, तो इसमें कौन सी क्रिया हो गई, सजातीय क्रिया, क्योंकि दोनों ही क्या है, समान जाति की क्रियाओं धातु से बनी है। ये हमारी क्या है, सजातीय क्रिया हो गई। इसके बाद में क्या है, विनीता ने पत्र लिखा है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, विनीता ने पत्र लिखा है, ये हमारी कौन सी क्रिया हुई, ये हमारी हुई सहायक क्रिया, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो है शब्द है वह क्या है, हमारी मुख्य क्रिया की सहायता कर रहा है। मुख्य काम का क्या है यहाँ पर, लिखना, है ना, लिखना हमारा क्या है यहाँ पर मुख्य काम, और इसकी है शब्द क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई, सहायक क्रिया, है ना। इसके बाद में हमारी आती है, अमीय ने अजय को अपना खिलौना दे दिया, है ना। अब इसमें दे और दिया शब्द, यह क्या है, दोनों एक ही धातु से बना हुआ है, तो इसमें भी कौन सी क्रिया हो गई, हमारी सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई, सजातीय क्रिया। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है कि गोरा को देखते ही मेरी
पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। इसमें जो अंडरलाइन किया वर्ड है देखते ही, इसमें कौन सी क्रिया हो गई? इसमें हमारी कौन सी क्रिया हो गई? इसमें हमारी तात्कालिक क्रिया हो गई कि देखते ही, तुरंत ही उसके मन में उसे पालने का निश्चय कर लिया उसने। तो इसमें कौन सी हमारी क्रिया हो गई? तात्कालिक, तत्काल ही उसने यह काम करने का निश्चय ले लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है कि नित्य से जब इस कूचे से होकर निकला, है ना। तो इसमें जो होकर हमारा अंडरलाइन वर्ड है, इसमें कौन सी क्रिया हो गई हमारी? इसमें हमारी हो गई पूर्वकालिक क्रिया, कि जैसे मैंने बताया था लास्ट में कर शब्द बचता है पूर्वकालिक क्रिया के अंदर। तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया, होकर निकला, है ना। तो ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया। फिर मिठाई देखकर मेरा मन ललचाया, इसमें कौन सी क्रिया हो गई? ललचाया शब्द है हमारा, तो कौन सी क्रिया हो गई? नाम धातु क्रिया, क्योंकि यह क्या है? ललचाया शब्द हमारी लालच शब्द से निकला है। लालच जो एक विशेषण शब्द होता है, इससे हमारी क्रिया निकली है ललचाया, है ना। जैसे मैंने बताया था कि जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्ययों से जोड़कर बनाए जाते हैं तो वहाँ पर नाम धातु क्रिया होती है। तो लालच ललचाया शब्द से निकला है, तो ये हमारी नाम धातु क्रिया का उदाहरण हुआ। इसके बाद में एग्जाम्पल है कि लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना, है ना। तो इसमें लक्ष्मण को आज्ञा दी जा रही है कि जरा उस राजा से कह देना, आज्ञा दी जा रही है। तो आज्ञा देने में कौन सी होती है क्रिया? यस, आज्ञार्थक क्रिया। तो ये हमारी आज्ञार्थक क्रिया का एग्जाम्पल है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि इस माफीनामे पर दस्तखत कर दो, है ना। अब इसमें आपको क्या दी जा रही है कि इस माफीनामे पे दस्तखत कर दो। इसमें कौन सी क्रिया हुई हमारी? इसमें हमारी हुई आज्ञार्थक क्रिया। उसे आज्ञा दी जा रही है ना कि इस पे दस्तखत कर दो, तो ये हमारी आज्ञार्थक क्रिया हुई। इसके बाद में पीपा राजगद्दी को त्याग कर भक्त बने, इसमें हमारी कौन सी क्रिया हुई? त्याग कर, कर शब्द लगा है, तो पहले क्या है हमारी कौन सी क्रिया हो गई इसके अंदर? यस, इसमें हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। और इसके बाद में है ईर्ष्या का काम जलाना है, ईर्ष्या का काम जलाना है। चलिए आप बताइए इसमें कौन सी क्रिया है?